exterior and interior texture paint. नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2023 की महत्वपूर्ण खबरें। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब नया षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है। वो सनातन हिंदू हिंदुस्तान सेना के पक्ष में नहीं बोलेंगे और इस्लामिक कट्टर आतंकवाद के पक्ष में बोलते हैं। उनकी माने तो दिग्विजय सिंह जिन्ना का स्वरूप हैं। ये कांग्रेस आज पीएफआई के साथ है, कल यही कांग्रेस सिम्मी के साथ थी। यही कांग्रेस आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करती थी। ये दिग्विजय सिंह जी जिन्ना का स्वरूप है। ये अलगाववाद, आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियों को सम्मान देने की कार्रवाई में निरंतर लगे हुए हैं। श्रीमान, सावधान रहना, इनसे संभल कर रहना। जो पीएफआई का समर्थन दिग्विजय सिंह जी ने और कांग्रेस ने किया है, इससे ये प्रतीत है कि पूरी कांग्रेस आतंकवाद की प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। और भोपाल से बड़ी खबर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने पीएफआई वाले बयान पर सफाई दी। दरअसल सोशल साइट पर दिग्विजय सिंह ने लिखा कि कुछ मीडिया संगठनों द्वारा पूछे गए सवाल पर मेरे जवाब को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है, जो कि मैंने नहीं कहा। सांप्रदायिकता भड़काने वाले संगठन पीएफआई का मैंने कभी समर्थन नहीं किया। मैं धर्म के नाम से सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों और संगठनों के खिलाफ हूं और हमेशा रहूंगा। और इस बीच सागर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नेता सुधीर यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण के बेटे सुधीर यादव ने बंडा विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वे नाराज हो गए और पार्टी ने वीरेंद्र सिंह लोधी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। सुधीर यादव की कांग्रेस में जाने की भी अटकलें अब तेज हो रही हैं। बंडा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं सुधीर और कांग्रेस पार्टी इन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। बंडा विधानसभा से हालांकि अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी से इस्तीफा दिए जाने के बाद अब उनका कांग्रेस में जाना लगभग तय माना जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या वे कांग्रेस पार्टी में जाते हैं और क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस उन्हें इसी विधानसभा से जहां से वे टिकट मांग रहे थे चुनाव लड़ा सकती है। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण के वे बेटे हैं और जो हर चुनाव में अक्सर तस्वीर जो देखने को मिलती है, कुछ उसी तरह की ये तस्वीर। टिकट नहीं मिला, नाराज हुए, पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी में हैं। और बढ़ते आगे, इस वक्त की एक बड़ी खबर, बीजेपी से बिलासपुर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बीजेपी के 85 सीटों में घोषित प्रत्याशियों की सूची को संतुलित बताया और इसके साथ ही उन्होंने शहर में जमीन लूट, हत्या, भैया दोहन जैसे कई गंभीर आरोप यहां कांग्रेस की सरकार पर लगाए। साथ ही आगामी चुनावों में बिलासपुर समेत प्रदेश में 100% बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। और बिलासपुर से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो बधाई और क्या उम्मीद थी कि पार्टी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में सदैव मैंने काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी पार्टी का, मेरे पार्टी के नेताओं का, कि मुझे ये टिकट के माध्यम से एक चुनौती भरा अवसर दिया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों पे
खरा उतर सकें, बिलासपुर सीट को मैं विजयी हूँ। और इसके साथ ही पहले 21 सीटें और आज लगभग 64 सीटें जो घोषित की है, बहुत अच्छी प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने सारे समाजों को साधते हुए, सारे वर्गों को साधते हुए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देते हुए एक जो सूची जारी की है, उससे भारतीय जनता पार्टी में एक हर्ष व्याप्त है। जनता इसकी सराहना कर रही है और मैं इस जो एक अच्छी सूची बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इस सूची का स्वागत करता हूँ। कांग्रेस कह रही है कि ये सूची देख के तो हम और भी ज्यादा श्योर हो गए हैं कि हम जो हमने लक्ष्य रखा है अब तक 75 पार, तो हम उसको वो कर लेंगे। बीजेपी कहती रही है कि बीजेपी जो है 70 से ज्यादा लाएगी, तो अब आपको क्या लग रहा है? डर के मारे सूची प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे हैं? जब श्योर है तो अभी तक सूची प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का डर है? दूसरी सूची को देखने के बाद कहना है अब तो एकदम ही श्योर हो। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि अपनी जाति हुई साख को बचाने के लिए अब महीना डेढ़ महीना उनको खुशियां मना लेने दो। बाद में तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, जब बात करेंगे कौन किसके पार जाता है। बहरहाल नतीजे जो भी होंगे, आज तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है और बीजेपी ने अपनी सूची भी जारी कर दी है। दूसरी सूची, अब सिर्फ 5 नाम बीजेपी से बचे हुए हैं। कांग्रेस की पहली सूची भी जारी नहीं हुई है, लेकिन इन सूची जारी करने के बाद में जो है वो अब देखना यह है कि आने वाले समय में नतीजे किस तरह से होते हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता हाजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। पूजा अर्चना के बाद आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए, पूजन किया और मुकेश अंबानी के साथ उनके होने वाली बहू राधिका मर्चेंट और उनकी मां मौजूद रहीं। और आपको बता दें कि पूजन दर्शन के बाद मुकेश अंबानी ने बद्री केदार कमेटी को 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया। को यहां 5 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। पहले बद्री विशाल और फिर बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे रिलायंस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां बाबा केदार के दर पर मुकेश अंबानी पहुंचे थे और बाबा का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। दरअसल उनके साथ इस दौरान उनके परिवार के होने वाली बहू और उनकी मां साथ में मौजूद थे। बाबा केदार के दर पर मुकेश अंबानी पहुंचे थे। तस्वीरें 2 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जब उनका चॉपर वहां पर लैंड किया। इस दौरान उनके परिवार की होने वाली बहू और उनकी मां दोनों ही उनके साथ मौजूद थे। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जब भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे मुकेश अंबानी, उनकी परिवार की होने वाली बहू, उनकी मां, दोनों ही वहां उनके साथ मौजूद हैं तस्वीरों में। और दूसरी तस्वीर केदारनाथ धाम जब वे पहुंचे थे बाबा के दर्शन करने के लिए, उस वक्त की तस्वीर। तो बाबा केदार की पूजा अर्चना और बद्री विशाल के दर्शन, यहाँ दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनकी होने वाली बहू और उनकी मां, तीनों भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंचे थे। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। केदारनाथ धाम जो कि 4 धामों में से एक है, उत्तराखंड के 4 धाम में से एक भगवान बद्री विशाल का ये मंदिर, जहां भगवान बद्रीनाथ की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए पहुंचे आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी। खबर बलरामपुर से। बड़े बुजुर्ग अक्सर छोटों को ये सलाह देते हैं कि बाबू, जमीन देख कर चलोगे तो कभी गिरोगे नहीं, और जो आसमान में उड़ता है एक दिन जमीन पर जरूर गिरता है। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल टमाटरों की कीमत का भी है। दरअसल कल तक जो टमाटर आसमान की बुलंदियों पर था, आम आदमी की पहुंच से इतना बाहर था कि आदमी सोच भी नहीं पाता था कि इसे लेना है या नहीं। आज वही टमाटर थोक में 4 से 5 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और खुदरा बाजार में ग्राहकों तक
4 से 5 रुपए प्रति किलो में पहुंच भी रहा है। ऐसे में अब टमाटर किसान परेशान हैं। उनका ये कहना है कि फसल की लागत तक निकालना मुश्किल हो गया, लिहाजा बाजार तक फसल लाने का खर्च भी नहीं निकल रहा, इसलिए वो इसे फेंकने को मजबूर हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, उससे में आकर सड़क पर उन सभी टमाटरों को फेंक दिया और वहाँ मौजूद लोगों ने फिर उसे उठा लिया। चूँकि ये बिल्कुल साफ और खाने योग्य टमाटर हैं, कोई ख़राब टमाटर ये नहीं फेंक रहे। और टमाटर का जो स्वाद है, जो दाम है, जो रंग है, वो अब फीका पड़ रहा है। किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी यहाँ पर पैदा हो गई कि उनके टमाटर की उनकी जो फसल है उसकी लागत भी ठीक तरीके से नहीं निकल रही, इसलिए उससे में आकर सारे टमाटर फेंक कर वे चले गए। और सागर से बड़ी खबर आपको बता दें, कार से चांदी बरामद होने का मामला। 450 किलो चांदी कार से बरामद की गई। आगरा से आंध्र प्रदेश के लिए यह चांदी ले जाई जा रही थी और दस्तावेज न मिलने पर पुलिस ने एक्शन लिया। सागर पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई की। यूपी के आगरा का ये व्यक्ति बताया जा रहा है जिसे हिरासत में लिया गया। दरअसल आगरा से ही आंध्र प्रदेश के लिए ये चांदी ले जाई जा रही थी। 450 किलो चांदी इस कार में मिली है और इतनी भारी मात्रा में चांदी की स्मगलिंग कहा जा सकता है इसे, चूंकि अभी तक इसमें कोई वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाया है आरोपी, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। 450 किलो चांदी गाड़ी में रखकर यह आंध्र प्रदेश ले जा रहा था और पुलिस ने बीच रास्ते में इसे रोककर चेकिंग की तो सागर में यह पकड़ा गया। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां अंबिकापुर के सीतापुर थाना इलाके में पॉलिसी अपडेट करने के नाम पर शख्स के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए ठग खुद को IRDA का फंड मैनेजर बताया करते थे और पॉलिसी अपडेट करने के नाम पर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए ठगों के पास से पुलिस ने ठगी की रकम भी बरामद कर ली है। और अगली खबर जसपुर से, बड़ी खबर, जहां फर्जी MMS बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 आरोपियों को पुलिस ने बगीचा इलाके से गिरफ्तार किया। एक युवती का फर्जी वीडियो बनाकर ये उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। युवती की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फर्जी MMS बनाकर ब्लैकमेल किए जाने का ये पूरा मामला जशपुर से सामने आया, जहां 2 आरोपियों को पुलिस ने बगीचा इलाके से गिरफ्तार किया और कार्रवाई की जा रही है। युवती का फर्जी वीडियो बनाकर ये उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और इस दौरान जब युवती के द्वारा पुलिस को इसकी शिकायत दी गई तो पुलिस ने पूरे मामले में एक्शन लेते हुए उन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और बलौदाबाजार से बड़ी खबर, यहां खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 दिन के भीतर अवैध खनन के खिलाफ 32 से ज्यादा मामले दर्ज किए। दरअसल बीते दिनों कलेक्टर ने खनिज और राजस्व विभाग को ताकीद की थी कि वो अवैध खनन के खिलाफ एक्शन ले, जिसके बाद दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए खनन के काम में लगे JCB और परिवहन में लगे कई वाहनों को जब्त कर लिया। कार्रवाई की गई और इस दौरान JCB जिससे खुदाई हो रही थी, कोई कई ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि अवैध खनन का सामान लेकर यहां से दूसरी जगह भेजी जाती थी। इस दौरान बलौदाबाजार में कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करने वालों पर एक्शन लिया और इन वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। 10 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं और खनिज और राजस्व विभाग की ये बड़ी कार्रवाई आगे भी इसी तरह से जारी रहने की बात कही जा रही है। लवन तहसील क्षेत्र में तुरमार नामक गांव है, वहाँ पर हमें शिकायत आई कि बड़ी संख्या में वहाँ पे अवैध उत्खनन के कार्य हो रहे हैं रेती का। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल वहाँ पे खनन अधिकारी की टीम वहाँ पे गई। साथ ही साथ में पुलिस विभाग को भी सूचना दिया गया कि ताकि वहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराया जा सके और वहाँ पर जाकर जांच की गई तो वहाँ पे मौके पे कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जो अवैध उत्खनन के कार्य में संलिप्तता जिनकी वहाँ प्रदर्शित हो रही थी। ऐसे समस्त लोगों पर कार्रवाई की गई है और
कल देर रात तक ये कार्रवाई जो है, रात के 2 बजे तक ये कार्रवाई चली है और वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थे उनको हम अपने कब्जे में लेने का प्रयास किए। इसके तहत कुल अभी तक 12 गाड़ियाँ जो अवैध उत्खनन में संलिप्त थी उसको जब्त किया गया है और जब्त करके उसे थाने में लाया गया है। कुछ 1-2 गाड़ियाँ ऐसी भी थी जिन्होंने थोड़े बदमाशी करते हुए वो अपनी गाड़ी को लेके फरार होने में सफल हो गए, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी कार्रवाई थी जो जिला स्तर पे हुई है। और वैसे जो लोग भी कल रात में उसमें संलिप्त थे उसकी भी अभी खोजबीन की जा रही है। और इस बीच इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। इंदौर से बड़ी खबर यह कि 3 गौवंशों को जहर देकर मार दिया गया, ऐसा आरोप लगा। जहर देकर मारा गया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर आक्रोश प्रकट किया। बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। खजराना क्षेत्र के MR9 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां यह कहा जा रहा है कि ये जो मृत गाय हैं इन्हें जहर देकर मारा गया है। 3 गौवंशों की मौत के मामले को लेकर बजरंग दल आक्रोश प्रकट कर रहा है। जहर देकर गौवंश को मारे जाने का आरोप लगा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। दरअसल बड़ी संख्या में थाने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इंदौर से बड़ी खबर, खजराना क्षेत्र के MR9 का ये मामला, जहां ये बजरंग दल की तरफ से प्रदर्शन किया गया। 3 गौवंशों को जहर देकर मारा गया, ऐसे आरोप लगाया गया और इसके बाद नाराजगी प्रकट की बजरंग दल ने। और भोपाल में 4 दिन कर्मचारी चुनाव करवाने की बारीकियों को सीखेंगे। शहर के 7 केंद्रों की 2 शिफ्ट में इनकी ट्रेनिंग होगी और बिना सूचना गायब रहने वाले कर्मचारियों पर निलंबन तक की कार्रवाई की जा सकती है। ईवीएम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट मशीन की बारीकियों को बताया जाएगा। कुछ कर्मचारियों को रिजर्व रखा गया है, इन्हें भी मतदान के काम की ट्रेनिंग दी जाएगी और कहीं आवश्यकता पड़ने पर इन्हें काम में लगाया जाएगा। दरअसल 7 केंद्रों में 2 शिफ्ट्स में मतदान के काम में लगने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मतदान की बारीकियां सिखाई जाएंगी। कुछ टेक्निकल कई बार फॉल्ट्स आ जाते हैं जो कि सामान्य तौर पर वहीं तुरंत ठीक किए जा सकते हैं। ऐसी भी ट्रेनिंग इन सभी कार्य करने वाले कर्मचारियों को दी जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए वहां पर तैनात किए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट, तमाम जरूरी जानकारी उन्हें दी जा रही है ट्रेनिंग के दौरान। और हम पहुंच गए कहां पर? मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मतदान को लेकर, मतगणना को लेकर अब चुनाव आयोग के साथ प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज से मध्य प्रदेश में चुनाव ड्यूटी में जो कर्मचारी अधिकारी तैनात रहेंगे उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। भोपाल के मॉडल स्कूल में आप देख सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और यहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे पूरी मतदान की प्रक्रिया को कराना है, चुनाव की प्रक्रिया को कराना है, उसके बाद कैसे मतगणना की जाएगी। ये तमाम जो ट्रेनिंग है वो यहाँ से सिलसिलेवार रूप से दी जा रही है। 2 सेशंस में अधिकारियों की ट्रेनिंग हो रही है। तो हजारों कर्मचारी इस पूरे चुनावी कार्यक्रम में तैनात रहने वाले हैं और कोशिश ये होगी कि फेयर इलेक्शन हो और बिना किसी परेशानी के जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपना मतदान कर सकें। तो इसको लेकर जो तमाम सारी तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और ये ट्रेनिंग का सिलसिला आने वाले समय में भी जारी रहेगा। वीवीपैट, ईवीएम जैसी मशीनों के इस्तेमाल के बारे में भी इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग जो कुछ नवाचार कर रहा है उससे भी अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराया जाएगा ताकि बेहतर रूप से मतदान की प्रक्रिया को पूरा कराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और ये खबर इंदौर से, जहां मतदान के प्रति जागरूकता के लिए एक सराहनीय पहल की गई। वोट का निशान दिखाने पर यहां पोहा और जलेबी मुफ्त में दिया जाएगा। जी हां, 17 नवंबर को 56 दुकान पर सुबह 9 बजे तक पोहा और जलेबी मुफ्त में खिलाया जाएगा। बस आपको करना इतना है कि आप वोट डालने जाइए। वोट डालने के बाद जो एक नीली स्याही आपकी अंगुली पर लगाई जाती है, आप यहां पर आकर उसे दिखाइए और यहाँ पोहा और जलेबी मुफ्त में खाइए। ये व्यवस्था की गई है 56 दुकान पर।
और पेंड्रा में अलग अलग इलाकों में हाथियों का झुंड लगातार गांव के आसपास मंडरा रहा है, जिससे लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। वहीं हाथियों का एक झुंड मरवाही के जंगल के आसपास भी लगातार बना हुआ है, जो किसान की फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी में जुटी हुई है। गांव वालों का यह कहना है कि हाथी आए दिन उनकी फसल खराब कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। और पन्ना टाइगर रिजर्व से गजराज के गुस्से में आने का एक वीडियो सामने आया। नाराज हाथी ने थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा पेड़ ही धक्का देकर गिरा दिया। दरअसल ये वीडियो पर्यटकों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां गजराज ने गुस्से में आकर पूरे पेड़ को ही उखाड़ दिया। देखिए किस तरह से, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथी की ताकत कितनी होती है। और यूं ही नहीं कहा जाता कि ताकत हाथी की तरह होनी चाहिए। देखिए किस तरह से पूरे पेड़ को धक्का देकर गजराज ने धराशायी कर दिया। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।